सोचिए, सिर्फ 5 रुपए के लिए एक सुअर को मारना, एक मामूली सा काम कैसे एक पूरे के पूरे शहर को नफरत की आग में झोंक सकता है। यही भीष्म साहनी के मशहूर उपन्यास तमस की दिल दहला देने वाली शुरुआत है। तमस यानी अंधेरा। आज हम इसी उपन्यास की दुनिया में उतरने वाले हैं, लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे। हमारे पास कुछ स्टडी नोट्स हैं जो किरदारों और कहानी का विश्लेषण करते हैं। तो हमारा मकसद इन नोट्स का इस्तेमाल करके ये समझना है कि ये अंधेरा फैलता कैसे है, इसकी मशीनरी क्या है, वो कौन से पुर्जे हैं, इंसान, सियासत, हालात जो मिलकर इस तबाही को जन्म देते हैं। बिल्कुल, और ये विश्लेषण सिर्फ ये नहीं बताएगा कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेगा कि कैसे और क्यों हुआ। साहनी ने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी है, उन्होंने समाज के उस गहरे जख्म का कह सकते हैं एक एक्सरे किया है जो आज भी कहीं न कहीं रिश्ता है। तो चलिए इसी एक्सरे को जरा गौर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे साधारण लोग असाधारण हिंसा के हिस्से बन जाते हैं। इस पूरी तबाही की जो कहानी है वो असल में कुछ लोगों की कहानी है, कुछ मोहरे बने, कुछ शिकार और कुछ खिलाड़ी। चलिए उस पहले मोहरे से शुरू करते हैं जिसके एक काम से ये सब शुरू हुआ। नत्थू, एक गरीब चमार जिसे पैसे देकर एक सुअर मारने को कहा जाता है। पहली नजर में तो वो एक मासूम शिकार लगता है। हाँ, और उसे एक मासूम शिकार के तौर पर देखना आसान भी है। वो गरीब है, शोषित है और उसे ये अंदाजा भी नहीं कि उसके इस काम का अंजाम क्या होगा। लेकिन साहनी का कमाल यह है कि वो किसी भी किरदार को सिर्फ एक लेबल में कैद नहीं करते हैं। नत्थू शोषित वर्ग का प्रतीक जरूर है, पर वो हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या गरीबी और लाचारी किसी को हर जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक तरफ उसकी मजबूरी है, उसे अपने परिवार के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो काम कर रहा है वो उसे अंदर से असहज भी कर रहा है। उसे पता है कि कुछ तो गलत है, तो क्या उसे सिर्फ एक भोला शिकार माना जा सकता है? और यहीं पर सियासत का असली खेल समझ में आता है। सियासत को देखिए, इंसानियत को हराने के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसे बस नत्थू जैसे किसी मजबूर इंसान की तलाश होती है। एक ऐसा इंसान जो सवाल न पूछे, जो बस हुक्म माने। और ये हुक्म देता है मुराद अली। हाँ, वो नत्थू की मजबूरी को पहचानता है। वो जानता है कि 5 रुपए नत्थू के लिए कितने जरूरी हैं। मुराद अली एक व्यक्ति नहीं, वो उस पूरी व्यवस्था का चेहरा है जो इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाकर नफरत की फसल उगाती है। और मुराद अली ये सब कर क्यों रहा है? क्या सिर्फ अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए? उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहर जल जाएगा। उसे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसकी नजर में लोग इंसान नहीं है, वो वोट बैंक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ये सब उसके लिए शतरंज के मोहरे हैं। वो जानता है कि मस्जिद के आगे फेंका गया एक सुअर सिर्फ एक सुअर नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक चिंगारी है। और समाज में पहले से ही जो अविश्वास और शक का बारूद जमा है, उसे भड़काने के लिए एक चिंगारी ही काफी है। ये दिखाता है कि तमस या अंधेरा कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर ही मौके का इंतजार कर रहा होता है। और मुराद अली जैसे लोग उस मौके को पहचानते हैं। तो एक तरफ नत्थू जैसी मजबूरी है, दूसरी तरफ मुराद अली जैसी साजिश। और इस चिंगारी से भड़की आग में सबसे पहले कौन झुलसता है? हरनाम सिंह और बंतो जैसे आम परिवार। वो तो बस अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहे थे। और उनका परिवार उन लाखों लोगों का चेहरा है जिनकी दुनिया रातों रात उजाड़ दी गई। हरनाम सिंह एक साधारण दुकानदार हैं जो बस अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन उनकी पत्नी बंतो वो ज्यादा व्यवहारिक हैं। वो हवा का रुख पहचान लेती हैं। जब हरनाम सिंह को लगता है कि अरे सब ठीक हो जाएगा, तब बंतो कहती हैं कि नहीं, हमें यहां से निकलना होगा। ये दिखाता है कि संकट के समय अक्सर औरतें खतरे को ज्यादा जल्दी भांप लेती हैं। और ये सिर्फ एक सिख परिवार की कहानी नहीं है। उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाता है। ठीक उसी वक्त जब हरनाम सिंह का परिवार भागने की तैयारी कर रहा है, एक मुस्लिम परिवार अपने ही घर में डरा सहमा छिपा हुआ है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। साहनी हमें बताते हैं कि डर, बेबसी और जीने की जद्दोजहद का कोई मजहब नहीं होता। दोनों तरफ के परिवार एक जैसी ही त्रासदी झेल रहे हैं। दोनों को लग रहा है कि प्रशासन उनकी मदद करेगा, लेकिन मदद कहीं से नहीं आती। ये उपन्यास इस झूठ को तोड़ता है कि दंगे एक तरफा होते हैं। दंगे इंसानियत पर हमला होते हैं और इंसानियत दोनों तरफ आती है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके हाथ में इस आग को बुझाने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक तरफ है कांग्रेस के नेता बख्शी जी,
वो आदर्शवादी हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आता है तो वो पूरी तरह बेअसर साबित होते हैं। बख्शी जी उस पूरी पीढ़ी के आदर्शवाद का प्रतीक हैं जो आज़ादी के लिए तो लड़ी, लेकिन सत्ता के खेल और ज़मीनी हकीकत को समझ नहीं पाई। उनकी कार्यप्रणाली बैठकों, भाषणों और समितियों तक ही सीमित है। कांग्रेस कमेटी की मीटिंग का जो दृश्य है वो कमाल का है। शहर जल रहा है और नेता एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। समाधान खोजने के बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। कुछ तो मतलब मनी मन चाहते हैं कि दंगे जारी रहें ताकि उन्हें राजनीतिक फायदा मिल सके। इसी व्यवस्था में एक उम्मीद की किरण जैसा भी कोई है, राजकुमार, एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जो इन सब बहसों से ऊपर उठकर सच में लोगों की मदद कर रहा है। राजकुमार उस युवा पीढ़ी का प्रतीक है जो बदलाव लाना चाहता है। वो नेताओं के दोहरेपन को देखकर निराश है, गुस्से में है। वो जानता है कि ये घाव इंसानियत से भरेगा, सियासत से नहीं। लेकिन वो अकेला है। उसकी कोशिशें समंदर में एक बूंद की तरह हैं। सानी ये भी दिखा रहे हैं कि सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। एक भ्रष्ट सिस्टम में अच्छी नीयत भी अक्सर हार जाती है। और इस सब से ऊपर है अंग्रेजी हुकूमत, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रिचर्ड। मुझे ये बात हमेशा चौंकाती है कि रिचर्ड जैसा पढ़ा लिखा आदमी इतनी बड़ी इंसानी त्रासदी को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की तरह कैसे देख सकता है? क्या ये सिर्फ असंवेदनशीलता थी या इसके पीछे कोई गहरी औपनिवेशिक मानसिकता काम कर रही थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं है, ये वो औपनिवेशिक नजरिया है जो शासित लोगों को इंसान नहीं बल्कि एक समस्या मानता है। रिचर्ड के लिए ये दंगे उसकी रिपोर्ट बुक का एक और चैप्टर है। उसकी जिम्मेदारी शहर को कंट्रोल करना है, लोगों के दुख को समझना नहीं। उसकी नौकरशाही, देखिए, असल में हिंसा का ही एक रूप है। उसका हर फैसला देरी से आता है क्योंकि वो फाइलों और प्रक्रियाओं में उलझा है। जब तक वो सेना बुलाने का फैसला करता है तब तक शहर तबाह हो चुका होता है। और उसकी पत्नी लिजा, वो तो और भी ज्यादा कटी हुई लगती है। वो भारत को किसी एग्जॉटिक म्यूजियम की तरह दिखती है। लिजा उस औपनिवेशिक नजरिए का प्रतीक है जो दूर से चीजों को देखता है, कभी कभी द्रवित होता है, लेकिन असलियत से पूरी तरह अनभिज्ञ रहता है। वो हाथियों और सांपों में दिलचस्पी रखती है, लेकिन अपने ही घर के बाहर मर रहे इंसानों की चीखें वो उसे सुनाई नहीं देती। रिचर्ड और लिजा मिलकर उस ब्रिटिश राज को दर्शाते हैं जो ताकतवर था, लेकिन लोगों के दुख दर्द से उसका कोई वास्ता नहीं था। वो शासक थे, हमदर्द नहीं। तो हमारे पास चिंगारी है, बारूद है, और वो लोग भी हैं जो आग बुझा सकते थे पर बुझा नहीं रहे। अब देखते हैं कि ये आग असल में फैली कैसे। उपन्यास की शुरुआत में नत्थू सुअर को मारकर मस्जिद के बाहर फेंकता है। अगली सुबह अफवाहें फैलना शुरू होती हैं। दिखाते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। अफवाहें कानों कान फैलती हैं। उन्होंने हमारी बेइज्जती की है। प्रशासन की प्रतिक्रिया बहुत धीमी और उदासीन होती है। बाजारों में जो पड़ोसी कल तक साथ में चाय पी रहे थे, आज एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। इंसान हम और वो में बंट जाता है। और शाम होते होते ये शक खुली हिंसा में बदल जाता है। हाथों में लाठियां और हथियार लिए भीड़ सड़कों पर उतर आती है। दुकानों को लूटा जाता है, घरों को जलाया जाता है। ये कोई संगठित सेना नहीं है, ये आम लोग हैं जो अचानक हैवान बन गए हैं। और इसी दहशत के बीच कहानी हमें हरनाम सिंह के परिवार के सफर पर ले जाती है। वो अपना घर, अपनी दुकान, अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर एक शरणार्थी काफिले में शामिल हो जाते हैं। वो जंगलों और खेतों से गुजरते हुए एक सुरक्षित कैंप की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वो जो मंजर देखते हैं वो दिल दहला देने वाला है। हाँ, वो रास्ते में जलते हुए गांव देखते हैं, सड़कों पर पड़ी लाशें, रोते बिलखते बच्चे। ये विस्थापन का जो दर्द है, साहनी ने उसे बहुत गहराई से दिखाया है। पूरा शहर